So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to study about the presumptive taxation sections, right? तो 44 AD, ADA और AE तो हमको पता है presumptive taxation में, बाकी कुछ presumptive taxation नॉन रेसिडेंट वालों के लिए है, उसको हम सेपरेटली कवर करते हैं, ठीक है? इस वीडियो में ही कवर करेंगे, पर पहले हम 44 AD, ADA और AE देख लेते हैं। चलो 44 AD की बात करें तो भैया ये बिजनेस प्रोफेशन में ऐसा है, ये रेसिडेंट पीपल पे एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल, HUF, इवन फर्म भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अपनी इनकम दिखा सकती है। LLP को इधर लेकर मत आना। अभी जो एलिजिबल असेसी है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये प्रिजम्पटिव इनकम को फॉलो करेंगे तो ये जो डिडक्शन है वो डिडक्शन नहीं ले पाएंगे कुछ भी, जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है और साथ ही साथ जो 10AA जो SEZ वाले डिडक्शन है वो भी इनफैक्ट नहीं ले पाएंगे, ठीक है? तो ये तो नहीं ले पाएंगे डिडक्शन अगर ये 44AA में फॉलो, 44 AD में फॉलो होते हैं। आप AD में फॉलो हुए, आप डिडक्शंस तो नहीं ले पाओगे। इनफैक्ट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप 44 AD भी नहीं लगा पाओगे। मीन्स कल को तुम बोलो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं HUF हूँ, मैं फर्म हूँ, मेरे को लगेगा 44 AD, पर भाई अगर तुम ये बिज़नेस कर रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम 44 AD में नहीं आ पाओगे। अब कौन से बिज़नेस है? ABC, एजेंसी ब्रोकरेज कमीशन। और अगर आप 44 AE में फॉलो होते हो, ठीक है, तो एजेंसी ब्रोकरेज कमीशन, और आप 44 AE में फॉलो होते हो तो आपका इंडिविजुअल HUF फर्म होने का हमको कोई लेना देना नहीं है। ये बिज़नेस तो वैसे भी इधर क्वालिफाइड नहीं है। सो इनके अलावा जो बिज़नेस है, अगर टर्नओवर आपका जो है 2 करोड़ तक है तो ऐसे केस में आप मिनिमम 8% तो बताओ टर्नओवर का या ग्रॉस रिसिप्ट का। रही बात अगर आपका जो टर्नओवर है, ठीक है, इसमें जो है कैश रियलाइजेशन नहीं होता है, और सारा का सारा रियलाइजेशन जो है अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS से होता है। मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि जो रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS या अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, कैश के अलावा सारे मीन्स से होता है। तो ये 8% की जगह आप जेन्युइन लोग हो, आप 6% दिखा दो, ठीक है? अब ये नोट करने वाली बात है, ये 8% 6% तो है। कुछ फर्दर नोट करने वाली बात ये है कि देखो, आपको एडवांस टैक्स तो नहीं बनना है, पर आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट भरनी है, ठीक है? आप कोई से भी, आप चैप्टर 6 का जो डिडक्शन ले ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट आप कोई से भी खर्चे जो सेक्शन 30 से 38 के अंदर दे के रखे, वो डिडक्शन भी आप नहीं ले पाओगे। इनफैक्ट फर्म अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपना इनकम 8% दिखा रहा है तो उसके बाद वो पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट जो भी 40B के अंदर लिया जाता है वो नहीं ले पाएंगे। ऐसे केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। पर पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने 44 AD ऑप्ट किया है तो उम्मीद करी जाती है कि अगले 5 साल तक आप उसको 44 AD ऑप्ट करोगे। पर अगर अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर आपने ऑप्ट नहीं करा, तो जिस साल आपने ऑप्ट नहीं किया, जिस साल आपने डिसकंटिन्यू किया, उसके अगले के नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप कभी भी 44 AD में नहीं आ पाओगे। तो रिकॉल करते हैं 44 AD। तो फटाफट हम जो है 44 AD को रिकॉल करते हैं, जहाँ पे रेसिडेंट पे ये एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल HUF फर्म भी इधर आती है, LLP नहीं आती। डिडक्शन और एक्सपेंसेस का डिडक्शन कुछ भी नहीं ले सकते। ABC एजेंसी कमीशन ब्रोकरेज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। 2 करोड़ की लिमिट है, 8% और 6% का इनकम का क्राइटेरिया है, और एक इंस्टॉलमेंट तो आपको एडवांस टैक्स की भरनी पड़ेगी जो 15 मार्च को होती है। और पार्टनर को भी उसका रेम्यूनरेशन, उस इंटरेस्ट और सैलरी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो अगले 5 साल ऑप्ट करो। अगर आपने नहीं करा तो जब आपने नहीं करा उसके अगले 5 साल तक आप 44 AD में नहीं आ पाओगे। इस तरह के पॉइंट हमने पढ़े। अब हम जो है 44 AD की तरफ बढ़ते हैं। अब उधर मैंने आपको बात करी थी बिज़नेस की, तो इधर बात करूँगा प्रोफेशन की। और उधर हमने बात करी थी रेसिडेंट की, तो इधर भी रेसिडेंट की ही बात कर रहे हैं कि जो रेसिडेंट असेसी है, जो एक रेसिडेंट प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो इधर 2 करोड़ वाला लिमिट नहीं है, ना तो एजेंसी कमीशन ब्रोकरेज जैसा कुछ है। इधर जो है लिमिट 50 लाख तक है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी ग्रॉस जो है रिसिप्ट वो आपकी 50 लाख तक है, तो भाई ऐसा करो आप 50%, ये 8% नहीं, इसमें 50% डिस्क्लोज करो, ठीक है? फिर यही पॉइंट आ जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, ऑडिट नहीं। पर जो एडवांस टैक्स की बात आती है, एडवांस टैक्स तो आपको सारे, इसमें भी एडवांस टैक्स जो है, जो एडवांस टैक्स है, वो एडवांस टैक्स जो है आपको एक इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी, ठीक है? जो एडवांस टैक्स का जो एक इंस्टॉलमेंट है, ये 44 AD और ADA में ही ये सहूलियत है कि आपको एक इंस्टॉलमेंट बोल के ख़त्म कर दिया, राइट? अदरवाइज़ जो है आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में होके भी आपको इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी, ये हम 44 AE में समझेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, ऑडिट नहीं है, एडवांस टैक्स का एक इंस्टॉलमेंट आप भरो। और रही बात पार्टनर का रेम्यूनरेशन, ये तो रेम्यूनरेशन इन सब की तो डिडक्शन इधर भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो AD और ADA ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जो है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ADA में भी नॉर्मल सी चीज़ थी, बस आपको 50 लाख तक का ग्रॉस रिसिप्ट याद रखना था, और साथ ही साथ आपको जो प्रिजम्पटिव इनकम में जो परसेंटेज है वो 50% आपको याद रखना था।
अब आती बात सेक्शन 44 AE की, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लीजिंग ऑफ व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोल के रखा है कि इंडिविजुअल, HUF और फर्म भी इधर आती है और रेसिडेंट है, ठीक है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ट्रांसपोर्टर के रिस्पेक्ट में, हमने पढ़ा बिजनेस, हमने पढ़ा प्रोफेशन, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स वालों के केस में। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा कि एसएससी इंडिविजुअल, HUF है क्या है, कोई भी एसएससी हो, पर ये बिज़नेस अगर इनका प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग में इन्वॉल्व है कि हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज करते हैं, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेज करते हैं, ठीक है, और लीजिंग ऑफ HPL, ठीक है, तो हायरिंग, प्लाइंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज करते हैं, तो ऐसे केस में ये भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट में आ सकते हैं। पर जैसे कि हमने 44 AD में टर्नओवर 2 करोड़ रुपये था, 44 ADA में 50 लाख की ग्रॉस रिसिप्ट देखी, इधर जो है टर्नओवर वाली लिमिट नहीं है, इधर ऐसा है कि व्हीकल वाली लिमिट है। तो व्हीकल की लिमिट ये है कि आप ओन करते हो, ओन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट मैक्सिमम 10 व्हीकल, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 व्हीकल आपके पास होने चाहिए। तो इधर जो मैक्सिमम है 10 व्हीकल, तो व्हीकल भले ही आपका पुट टू यूज़ हो नहीं हो, जो भी है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके मैक्सिमम 10 व्हीकल तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 से ऊपर पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, 10 व्हीकल तक चलेगा, ठीक है। अब व्हीकल भी दो तरीके के, एक तो हाई गुड्स व्हीकल होते हैं, ठीक है, हैवी गुड्स व्हीकल, और एक होते हैं अदर व्हीकल। तो जो हैवी गुड्स व्हीकल होते हैं, ठीक है, अब उसमें ऐसा, तो हैवी गुड्स व्हीकल में ऐसा है कि आपको 1 टन के 1000 रुपये, ठीक है, तो 1000 रुपये पर टन पर मंथ, तो 1000 पर टन पर मंथ। और हैवी गुड्स व्हीकल वो होते हैं जिनका जो ग्रॉस वेट होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट, या अपन बोले अनलेडन वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं है तो अनलेडन वेट, वो 12,000 किलो से ज़्यादा है। तो जब व्हीकल ऐसा है, जब 12,000 किलो से ज़्यादा है, तो वो जो हैवी गुड्स व्हीकल है, ठीक है। तो जो बात करिए हैवी गुड्स व्हीकल की, तो सबसे पहले गुड्स की जो व्हीकल है वो 12,000 किलो से ज़्यादा, मतलब ये है कि 12 टन से ज़्यादा गुड्स का ग्रॉस व्हीकल वेट है, ठीक है। अब वो जो 12 टन से ज़्यादा वेट है, तो ऐसे केस में जो है ये हर टन के 1000 रुपये, पर ये हर महीने के, ठीक है सर, 1000 पर टन पर मंथ। और दूसरे केस में जो है पर टन पर मंथ नहीं है, दूसरे केस में 7,500 पर मंथ है, ठीक है। तो भाई 12 टन से ज़्यादा है, 12 टन से ज़्यादा है, 1000 पर टन पर मंथ है, पर अदर केसेस में तो 1000 पर मंथ ही है, सॉरी 7,500 पर मंथ है, राइट। इसमें की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पार्टनर के रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑडिट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ एडवांस टैक्स आपको सारे इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे। तो इसमें ऐसा है कि, तो फटाफट इसको रिकॉल करते हैं, जहाँ पे हमने जो है बिजनेस पढ़ा था, प्लाइंग HPL, हायरिंग, प्लाइंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, और मैक्सिमम 10 व्हीकल है, राइट टू यूज़ हो, पुट टू यूज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है, रेडी टू यूज़ हो, पुट टू यूज़ हो, ठीक है, किसी भी टाइम 10 व्हीकल से ज़्यादा हो तो नहीं होगा, 10 व्हीकल तक चलेगा। और भाई 12 टन आपको फंडा याद रखना, 12 टन से ज़्यादा पे वो हैवी व्हीकल में आता है, अदरवाइज़ जो है वो अदर व्हीकल में आता है। हैवी व्हीकल है तो ये 1000 पर टन पर मंथ है, ठीक है, और उधर 7,500 है, देखो 1000 नहीं, उधर 7,500 है अदर केस में, पर वो 7,500 फिर वो पर मंथ है, ठीक है। ये ऑब्वियसली छोटी चीज़ है, बाकी सैलरी इंटरेस्ट का डिडक्शन पार्टनर को मिल जाता है, और एडवांस टैक्स आपको सारे भरने पड़ेंगे, ये चीज़ें नोट करने लायक है, बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट नहीं करना। अब आती बात कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नॉन रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी सा भी ये सेक्शन है कि 44 BB और BBA, जैसे हमने AD और ADA और AE पढ़ा, अब हम जो है BB और BBA पढ़ेंगे। BBA कुछ इस तरीके से है कि अगर नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, या नॉन बिजनेस का एयरक्राफ्ट वाला बिजनेस है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है, वो नॉन रेसिडेंट का है। शिपिंग बिजनेस है तो 5% इनकम आपको दिखानी है, एयरक्राफ्ट है तो 7.5%। तो बोला ही गया है कि अगर नॉन रेसिडेंट इस शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है तो 7.5%, और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में तो 5%। अब ये किस पे कैलकुलेट होगा? ये स्पेसिफाइड सम पे कैलकुलेट होगा, टर्नओवर नहीं, स्पेसिफाइड सम बोला गया है। स्पेसिफाइड सम मतलब कि अगर शिप जो है, मैं शिपिंग बिजनेस की बात करूँ, वो पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, ठीक है, जो भी जैसे पमला होता है वैसे PMLG, पैसेंजर, मेल, लाइफ स्टॉक, गुड्स, वो इंडिया से कैरी कर रहा है, वो बाहर ले जा रहा है, तो पैसे कहीं भी मिले हो, इंडिया में मिले हो या बाहर मिले हो। पर अगर ये लाइफ स्टॉक, पैसेंजर, ठीक है, मेल, गुड्स, ये सब बाहर के थे, ठीक है, ये बाहर से इंडिया में लेकर आ रहा है, तो पैसे अगर इंडिया में मिले, अमाउंट पेड इन इंडिया, तो बनती बात है कि आप कैरी उसको कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। अमाउंट अगर इंडिया में पे हो रहा है तो ऐसे केस में वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि आप बाहर से उठा रहे हो और अमाउंट भी आपको बाहर मिल रहा है, तो ऐसे केस में वो इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप उठा कहाँ से रहे हो लोगों को, ठीक है, आप कैरीज कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल, गुड्स का। यही बात जो है एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में भी है कि जो फैसिलिटीज़ है कि आप पैसेंजर को कहाँ से उठा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है समझने का, ठीक है।
और ये दोनों चीज़ें ऐड होगी। अगर आप बाहर से उठा रहे हो तो जो अमाउंट इंडिया में पे हो रहा है वो ऐड करोगे, और इंडिया से उठा रहे हो तो अमाउंट कहीं भी मिले आपको वो ऐड करोगे। और पॉइंट ये है कि हम ये बोलते हैं कि भाई इसके पहले कि आप कम दिखाओगे तो आप ऑडिट करा सकते हो, राइट। 44 AD और ADA में तो ऐसा था कि आप कम दिखा रहे हो और इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। 44 AE में तो ऐसा है कि अगर आपने कम भी दिखाया तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इधर तो ऐसा पॉइंट है कि आप कम तो दिखाई नहीं सकते, ये तो मैंडेटरी है, राइट। तो इधर तो मैंडेटरी है, आपको इतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब आती है कुछ पॉइंट्स, तो इसलिए आप लोअर प्रॉफिट जो है आप नहीं दिखा सकते। फिर कुछ सेक्शन है जैसे कि 44BB और BBB। तो 44BB क्या बोलता है कि अगर नॉन रेसिडेंट जो भी सर्विसेज या प्लांट एंड मशीनरी दे रही है हायर पे, मतलब किराए पे प्लांट एंड मशीनरी दे रही है, फैसिलिटीज और सप्लायर्स दे रही है काय के लिए, फॉर प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल को प्रोडक्शन करने के लिए। तो वही है कि अगर आपको सर्विसेज इंडिया में दे रहे हो तो अमाउंट आपको कहीं भी मिले, और सर्विसेज अगर बाहर दे रहे हो, ठीक है, तो पैसे अगर इंडिया में मिले तो आपको जो है ये ऐड करोगे। तो यही पॉइंट इधर भी आ जाता है, सर्विसेज की बात आ रही है इधर, बाकी इधर 10% है, ठीक है। तो हमने पढ़ा 5% एयरक्राफ्ट में, शिपिंग में हमने 7.5 पढ़ा, एयरक्राफ्ट में हमने कम कर लिया 5, फिर हमने 10 पढ़ा। तो 5, 7.5 और 10, ठीक है। एक और आता है 10 का। जैसे इधर नॉन रेसिडेंट की बात है, इधर फॉरेन कंपनी की बात है कि फॉरेन कंपनी जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन, जैसे लार्सन एंड टुब्रो मान लेते हैं कि भाई अगर फॉरेन कंपनी जो है सिविल कंस्ट्रक्शन कर रही है या प्लांट एंड मशीनरी इरेक्शन कर रही है, टेस्टिंग, कमीशन, टर्न की प्रोजेक्ट कर रही है, प्रोजेक्ट अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहे हैं कि सिविल कंस्ट्रक्शन है, प्लांट एंड मशीनरी इरेक्शन है, टेस्टिंग, कमीशन है, ठीक है, और टर्न की पावर प्रोजेक्ट है जो अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये कंस्ट्रक्शन वाले में इन्वॉल्व है। इधर मिनरल ऑयल को खोदना या प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल नहीं, ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है अमाउंट आपको कहीं भी मिले, इधर ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में करो, ऑब्वियस बात है इधर इंडिया में करने की ही बात हो रही होगी, ठीक है, तभी तो जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। मेक इन इंडिया क्या मतलब कि डेवलपमेंट के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव था कि आपको अमाउंट कहीं भी मिले, कुछ भी मिले, आपको ऐसे केस में जो है 10% आप है। अब पॉइंट ये है कि मैंने आपको बोला था कि 44BB और BBA जो एयरक्राफ्ट है, इधर आप लोअर प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, पर इन केस में जो मैं आपको मिनरल ऑयल की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम 10% दिखा रहे हैं, इधर आप लोअर प्रॉफिट को क्लेम कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमने 5%, 7.5% वाली बात समझी, जहाँ पे लोअर प्रॉफिट हम जो है नहीं दिखा सकते, इधर हम दिखा सकते हैं 10% का, और इधर आप लोअर प्रॉफिट दिखा सकते हो। इस तरीके से हमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है। फिर हमने 44 AD, ADA और AE के बारे में पढ़ा, जहाँ पे AE में हमने ये भी समझा कि हमको पार्टनर सैलरी और इनफैक्ट जो है एडवांस टैक्स तो भरना ही पड़ता है, और सैलरी इन सबका डिडक्शन भी मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।